शुभाशीष प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से नागरिक शास्त्र के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है देश की सुरक्षा और विदेश नीति। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पाठ को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। पाठ के भाग 1 का अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं और इस कक्षा में हम पाठ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसे पढ़कर आप देश की भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को बता सकोगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य सहयोग के बारे में भी बता सकोगे। तो बच्चों, विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति वो नीति या वो दृष्टिकोण होता है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार करता है और अपने संबंध बनाता है। अब बच्चों, स्वतंत्रता से पहले भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। लेकिन अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसकी अपनी विदेश नीति है। बच्चों, भारत एक विशाल देश है और आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इसलिए भारत की विदेश नीति विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालती है। बच्चों, भारत की विदेश नीति के बारे में आगे जानने से पहले एक बार हम संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि इसके भाग 1 की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भारत के सैन्य संगठन के बारे में जाना था और हमने जाना कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की सुरक्षा का असली उत्तरदायित्व, वास्तविक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है और मंत्रिमंडल के पास जो है एक उच्च स्तरीय समिति होती है जो कि रक्षा संबंधी मामलों में मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श करती है और इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि ये उच्च स्तरीय समिति जो होती है, इसके कार्यों का संचालन और इनके कार्यों की देखभाल रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री करते हैं। साथ ही सेना के तीनों अंगों के कार्यों की निगरानी भी रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ही करता है। हमने बच्चों भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना के बारे में जाना कि इसके अध्यक्ष को, थल सेना के सेना अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। हमने नौसेना के बारे में भी जाना कि नौसेना जो है इसे जल सेना भी कहते हैं और जल सेना के सेना अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है। फिर हमने वायु सेना के बारे में जाना था कि वायु सेना जो है वो वायु चौकसी का काम करती है और वायु सेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। बच्चों, हमने ये भी जाना था कि भारतीय सेनाओं में, भारत की जो ये सशस्त्र सेनाएं हैं, इनमें भारत का कोई भी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती हो सकता है। अल्प सेवा कमीशन के द्वारा सेना में महिलाओं की भी भर्ती होती है। बच्चों, हमने ये भी जाना कि जो लोग सेना की भर्ती संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं, जब उनमें कोई उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको सैन्य संगठन के लिए भेजा जाता है। इसलिए देश में कई सैन्य प्रशिक्षण संस्थान भी हैं, जैसे हमने पढ़ा था नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी आदि कई सारी एकेडमी हैं जहां पर कि सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद हमने देश की सुरक्षा में जो सहायक संगठन हैं उनके बारे में जाना था कि सेना के अलावा और कई संगठन हैं जो देश की सुरक्षा में सहायता करते हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनसीसी, प्रादेशिक सेना। ये कई सारे ऐसे संगठन हैं जो सेना के अलावा देश की सुरक्षा में सहायता करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश के सैनिकों का सम्मान करे
और उनके परिवारों के पालन के बारे में, उनके परिवारों के लिए भी कोई मदद का कार्य करें। अब हम देखते हैं कि आज के भाग में हम क्या क्या जानेंगे। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की क्या स्थिति थी इसको समझेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही भारत स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद उसने अपनी विदेश नीति बनाई थी। और फिर हम भारत की विदेश नीति के बारे में समझेंगे। फिर गुट निरपेक्षता क्या है ये जानेंगे, पंचशील क्या है, निशस्त्रीकरण की नीति क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम भारत का विश्व शांति में जो सहयोग रहा है उसको भी जानेंगे। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विदेश नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। तो और विदेश नीति तो हम बच्चों समझ चुके हैं। विदेश नीति वो नीति, वो दृष्टिकोण होता है जिसके द्वारा कोई देश विश्व के दूसरे देशों के साथ व्यवहार करता है और अपने संबंधों का निर्माण करता है। तो विदेश नीति का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करना है। यानी किसी भी देश की विदेश नीति का जो मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य है वो अपने देश के हितों की रक्षा करना है, यानी अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना है। सबसे पहले वह देश अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है, क्योंकि सबसे पहले हर परिस्थिति में अपने पड़ोसी देश ही काम आते हैं। इसलिए कोई भी देश सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और सभी देश अपने अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता और सहयोग का भाव रखना चाहते हैं। इसके साथ ही कोई देश विश्व के सभी देशों की स्थिति को भी जानने का प्रयास करता है। यानी जब वह अपनी विदेश नीति बनाता है तो वह देश विश्व के दूसरे देशों की स्थिति को भी जानने का प्रयास करता है और फिर उसी आधार पर अपने देश की विदेश नीति निश्चित करता है, अपने देश की विदेश नीति बनाता है। बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। इसी दौरान हमारा देश, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय परिस्थिति क्या थी? पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, यानी पूरा विश्व जो था उसमें जितने देश थे वो दो गुटों में बटे हुए थे, दो खेमों में बटे हुए थे। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। और ये दोनों ही गुट क्या करते थे कि दोनों गुट अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, अपनी शक्ति को पहले से और अधिक बढ़ाना चाहते थे और स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे। तो ये वो परिस्थिति है जब भारत अपनी विदेश नीति बनाने की योजना बना रहा है। अब भारत की विदेश नीति को समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, विश्व की ऐसी परिस्थितियों में, यानी जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, इन परिस्थितियों में भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया, जिसके अनुसार किसी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ जाए। यानी जब भारत ने देखा कि विश्व दो गुटों में बट रहा है और किसी एक गुट में शामिल होना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने ये तय किया कि वह दोनों ही गुटों से अलग रहेगा, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति बनाएगा, जिसके अनुसार वो किसी गुट में शामिल ना हुआ जाए और सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाएं। बच्चों, भारत एक शांति प्रिय देश है, इसलिए भारत ने यह तय किया कि वह सभी देशों के साथ, यानी वो देश चाहे अमेरिका के गुट में है, चाहे सोवियत संघ वाले गुट में थे, किसी भी गुट में हो, सभी देशों के साथ भारत जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करेगा। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह जो विदेश नीति थी, यही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। यानी भारत ने निष्पक्ष और स्वतंत्र शांतिपूर्ण जो विदेश नीति अपनाई, यही विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। तो बच्चों, भारत की विदेश नीति के
तीन मुख्य गुण हैं, तीन मुख्य आधार हैं, गुटनिरपेक्षता, पंचशील, निशस्त्रीकरण। इसीलिए भारत की जो विदेश नीति है वो इन तीनों बातों की, गुटनिरपेक्षता, पंचशील और निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। अब हम सबसे पहले गुटनिरपेक्षता को जानेंगे कि गुटनिरपेक्षता क्या है। बच्चों, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा, यानी जो दो गुट सामने थे, अमेरिका वाला और सोवियत रूस वाला, तो भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया और इसका अर्थ था कि भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा और ना किसी देश के साथ सैनिक संधि करेगा। वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। ये होता है बच्चों गुटनिरपेक्षता। बच्चों, गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता कि सारे विश्व से अलग रहकर और अकेले रहकर किसी देश को रहना है या भारत को रहना है। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहेगा और विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करेगा। वह अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए सही का साथ देगा, मतलब किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा और सही का साथ देगा। आगे है बच्चों पंचशील। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पंचशील है क्या। बच्चों, आप सभी जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व दिया, यानी वो सदैव युद्ध की जगह शांति को महत्व देते थे। वे सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता के समर्थक थे, मतलब वो ये मानते थे कि सभी राष्ट्र स्वतंत्र हैं और सभी राष्ट्र चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सभी एक समान हैं। किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे, यानी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो किसी भी देश के आंतरिक यानी अंदरूनी मामलों में, जो देश के अंदर के मामले होते हैं, उनमें हस्तक्षेप करने के बिल्कुल विरुद्ध थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इन्हीं विचारों से सन 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, जो ये पंचशील के सिद्धांत हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से बने हुए हैं और इन्हें 1954 ईस्वी में बनाया गया था। ये जो पंचशील के सिद्धांत हैं, ये हमारे देश की विदेश नीति के आधार हैं। अब हम पंचशील के इन 5 सिद्धांतों को समझते हैं। बच्चों, पंचशील के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है कि एक दूसरे देश की सीमाओं एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, यानी भारत हर दूसरे देश की, विश्व के सभी देशों की सीमा का और उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए, यानी भारत जो है वो आक्रमण में नहीं बल्कि मित्रता में विश्वास रखता है। भारत का ये मानना है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि एक नई समस्या की शुरुआत होता है। इसलिए भारत की ये विदेश नीति है। भारत के पंचशीलों में ये प्रमुख एक सिद्धांत है कि किसी भी दूसरे देश के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए, यानी किसी देश के जो भीतरी मामले हैं, उसके जो अंदर के मामले हैं, उनमें हस्तक्षेप, उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं दी जाए। पारस्परिक समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए, यानी सभी देश जब विदेश नीति बनाएं तो पारस्परिक समानता का भी ध्यान रखें, यानी और इसके लिए हमारे भारत की ये प्रमुखता है कि जब भी विदेश नीति बन रही है तो उसका ये सिद्धांत है कि समानता का भी ध्यान रखें और पारस्परिक लाभ का भी ध्यान रखा जाए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करें। बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जो अहिंसा का पालन करता है और जियो और जीने दो के सिद्धांत का समर्थन करता है।
इसलिए भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करके अपनी विदेश नीति को इसी पर आधारित रखता है, ताकि विश्व में शांति बनी रहे और सभी देशों के साथ मित्रता रहे। अब है बच्चों अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। बच्चों, अंतरराष्ट्रीय विवाद यानी दो देशों के बीच में विवाद, इसे अंतरराष्ट्रीय विवाद कहा जाता है। जब दो देशों के बीच में, विश्व के दो राष्ट्रों के बीच में जो ये विवाद होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय विवाद माना जाता है। और भारत क्या कहता है कि वो उनका शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। तो बच्चों, जहां हम दूसरे देश की एकता एवं संप्रभुता का सम्मान करते हैं, जैसा कि अभी हमने पंचशील के सिद्धांतों में पढ़ा कि हम दूसरे देश की प्रभुसत्ता का, उसकी सीमा का सम्मान करते हैं, किसी के भूभाग पर आक्रमण करने की नीयत नहीं रखते हैं, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, तो फिर ये भी है कि जहां हम दूसरों की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दूसरे देशों के बारे में सोचते हैं, बल्कि भारत अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए भी बहुत महत्व देता है। भारत की विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल हो, शांतिपूर्ण समाधान हो। यानी यदि कहीं भी कोई भी दो देशों के बीच किसी प्रकार का मतभेद है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा है, विवाद है, उसका हल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यानी युद्ध नहीं, बल्कि शांति से समस्या का समाधान होना चाहिए, ऐसा भारत का विश्वास है। हमारा संविधान भी अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निर्देशित करता है। यानी हमारा संविधान यह निर्देश देता है सरकार को कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। जैसा कि बच्चों अभी हमने जाना था कि भारत युद्ध नहीं, बल्कि मैत्री में विश्वास रखता है, मित्रता में विश्वास रखता है। भारत ये मानता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, अपितु युद्ध से नई समस्याओं का जन्म हो जाता है। इसलिए भारत शांतिपूर्ण समाधानों का पक्षधर है। इसके अलावा भारत ने सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, अंगोला और बांग्लादेश। बच्चों, इन देशों में जब स्वयं को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष हो रहा था, तो भारत ने इन सभी देशों का समर्थन किया, क्योंकि भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों का भी पक्षधर है। अब है बच्चों निशस्त्रीकरण की नीति। यानी गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी जो भारत की विदेश नीति है, उसका तीसरा आधार है, तीसरी विशेषता है निशस्त्रीकरण की नीति। तो बच्चों, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भारत ने सदैव ही निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन किया है। और निशस्त्रीकरण होता क्या है बच्चों? निशस्त्रीकरण का मतलब है शस्त्रों को कम करना और विनाशकारी जो शस्त्र हैं, जो विनाशकारी हथियार हैं, उनका कम मात्रा में संग्रह करना। तो निशस्त्रीकरण का मतलब शस्त्रों को कम करना, हथियारों को कम करना। तो भारत जो है वो निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करता है। यानी भारत इस बात का समर्थन करता है कि देशों को अपने पास बहुत अधिक हथियार नहीं रखने चाहिए, बहुत ज्यादा हथियारों के आविष्कार नहीं करने चाहिए, ज्यादा हथियारों का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शस्त्रों की होड़ से युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी यदि हर देश बहुत ज्यादा शस्त्र एकत्रित करता रहेगा, तो इससे विश्व में युद्ध की संभावना बढ़ जाएंगी। और भारत युद्ध के स्थान पर शांति का समर्थक है। भारत एक शांति प्रिय देश है, इसीलिए वह निशस्त्रीकरण की नीति में विश्वास करता है और उसका समर्थन करता है। विश्व को बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का भी विरोध किया है, यानी परमाणु शक्ति का भी विरोध किया है। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय ना किया जाए, शस्त्र और सेनाओं में बहुत अधिक धन खर्च ना किया जाए, तो विश्व में तनाव कम होगा।
इसका तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे विश्व के देश ज्यादा हथियार बनाते चले जाते हैं, सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक और सशक्त करते जाते हैं, उससे विश्व में दूसरे देशों में तनाव उत्पन्न होता रहता है और भय का माहौल बन जाता है। इसलिए भारत इस बात को मानकर चलता है कि शस्त्रों में अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी, यानी शस्त्रों के कम उत्पादन करने से जितने धन की बचत होगी, किसी देश का जितना धन बचेगा उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। यानी उस बचे हुए धन को देश की जो जनता है उसके कल्याण में उस धन का प्रयोग होगा, जिससे कि देश का विकास होगा। अब बच्चों, आपके मन में यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि पिछले पाठ में हमने जाना था कि भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को भी प्राप्त कर लिया है और मिसाइलें भी बना ली हैं, तो फिर निशस्त्रीकरण की नीति के समर्थन की बात का क्या मतलब है? तो बच्चों, भारत जो है वो अपने आप को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से परमाणु परीक्षण किए हैं। साथ ही वह विश्व को यह संदेश भी देना चाहता है कि यद्यपि भारत एक शांति प्रिय देश है और युद्ध के स्थान पर मित्रता चाहता है, लेकिन फिर भी किसी विषम परिस्थिति में भारत अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए सामर्थ्यवान है, पूरी क्षमता रखता है अपने बचाव की। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वयं को सशक्त करके भारत दुश्मनों को यह संदेश भी देता है कि वह अपने मन में इस भ्रांति में ना रहें कि भारत निशस्त्रीकरण की नीति का पालन करता है तो उस पर किसी प्रकार का भय या संकट आ सकता है, बल्कि शत्रुओं के मन में भय बना रहे, इसीलिए भारत जो है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में स्वयं को मजबूत करके रखता है। अब है बच्चों, तो इस तरह से ये है भारत के निशस्त्रीकरण की नीति। अब हम जानेंगे कि भारत का विश्व शांति के क्षेत्र में क्या सहयोग रहा है। बच्चों, भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है, वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। भारत आजादी के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित होने वाले शांति अभियानों में भारत भाग लेता रहा है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति के लिए जब कहीं अभियान किए जाते हैं तो भारत भी उनमें सम्मिलित होता रहा है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही भारत ने कोरिया संकट के समय कोरिया में लोगों की मदद करने के लिए अपने डॉक्टरों की एक टीम भेजी थी, और कांगो के संकट के समय जब कांगो में संकट था तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिकों के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भी भेजी थी। इसके अलावा भी भारत ने विश्व शांति के लिए कई देशों में अपनी सेवाएं दी हैं तथा हिंसाग्रस्त इलाकों में जो फंसे हुए लोग थे उनकी रक्षा की है और उनकी सहायता की है। इस तरह भारत जो है वो विश्व शांति का प्रयास करता रहता है ताकि विश्व में मैत्री का भाव रहे और सभी शांतिपूर्वक रहें। इसके साथ साथ बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल, दक्षेस, आसियान जैसे संगठनों के माध्यम से भी विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। बच्चों, ये सब भी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। भारत इन सभी संगठनों का सदस्य है और इन संगठनों के माध्यम से भारत जो है वो विश्व शांति और विश्व सुरक्षा बनाए रखना चाहता है। ये भी भारत की विदेश नीति का एक उद्देश्य है। तो बच्चों, आज के भाग में बस इतना ही। अब हम एक बार पुनः संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। बच्चों, आज हमने सबसे पहले विदेश नीति के बारे में जाना था और ये भी जाना कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व की स्थिति क्या थी। बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला और भारत द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1947 में आजाद हुआ। और उस समय विश्व की क्या स्थिति थी कि पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका और दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था।
अब भारत के सामने ये प्रश्न था कि वह किस गुट में शामिल हो, लेकिन भारत ने क्या निर्णय लिया था? भारत ने निर्णय लिया कि वह दोनों ही गुटों से दूर रहकर निष्पक्ष नीति से काम करेगा। इस तरह भारत ने अपनी विदेश नीति बनाई। भारत की विदेश नीति की जो 3 मुख्य बातें हैं वो है गुट निरपेक्षता, यानी भारत ने दोनों ही गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति बनाई तथा विश्व शांति के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया। फिर हमने पंचशील के सिद्धांतों के बारे में जाना था कि पंचशील के 5 सिद्धांत हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आधारित हैं। इनको 1954 ईस्वी में बनाया गया था। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं कि एक दूसरे की यानी एक दूसरे देशों की सीमा और प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए, समानता और पारस्परिक लाभ का ध्यान रखा जाए तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से काम किया जाए। ये हैं पंचशील के 5 सिद्धांत जो कि हमारी विदेश नीति के आधार हैं। उसके आगे हमने बच्चों उसके आगे हमने निशस्त्रीकरण की नीति के बारे में जाना था कि निशस्त्रीकरण की नीति का मतलब है कि शस्त्रों को कम करना और विनाशकारी शस्त्रों का कम से कम संग्रह करना। भारत विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाता है, इसका अनुसरण करता है और विश्व में शांति का प्रयास बनाए रखना चाहता है और निशस्त्रीकरण करने के लिए विश्व को संदेश भी देता है। साथ ही साथ हमने भारत का विश्व शांति में सहयोग पढ़ा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो आयोजित होने वाले विश्व शांति के प्रयास थे उनमें भारत ने सदैव ही भाग लिया है और अनेक देशों में विषम परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दी हैं। भारत की टीम, डॉक्टरों की टीम कोरिया भी गई थी और भारत की सैनिक टुकड़ी कांगो भी गई थी, जहां उन्होंने लोगों की मदद की। इस तरह भारत विश्व शांति में भी अपना सहयोग लगातार देता आ रहा है। बच्चों, आपके समक्ष गतिविधि है, हमारा संविधान अंतर्राष्ट्रीय विवादों को कैसे सुलझाता है? हमारा संविधान अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निर्देश देता है। बच्चों, रिक्त स्थान यानी डैश का अर्थ है भारत किसी गुट में शामिल नहीं होगा। तो ये कौन से सिद्धांत का अर्थ है? ये है गुट निरपेक्षता। इसका अर्थ है कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत की विदेश नीति 5 सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें डैश कहते हैं। तो बच्चों, उन 5 सिद्धांतों को क्या कहते हैं? इन्हें हम पंचशील कहते हैं। शस्त्रों की होड़ में डैश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसकी संभावनाएं शस्त्रों की होड़ से बढ़ जाती हैं बच्चों? युद्ध की संभावनाएं, क्योंकि शस्त्र हमेशा युद्ध में ही काम आते हैं। तो शस्त्रों की होड़ से विश्व में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ये सही और गलत कुछ कथन आपके सामने हैं, आपको सही के सामने सही और गलत के सामने गलत लिखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। ये सही है या गलत? तो बच्चों, ये बिल्कुल सही है। 2 गुटों में बटा था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। अगला कथन है, भारत ने किसी एक गुट में शामिल होना तय किया। तो बच्चों सोचिए, भारत ने क्या किसी गुट में शामिल होना तय किया था? नहीं, भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया, किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, इसलिए ये कथन गलत है। भारत निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन नहीं करता। क्या ये कथन सत्य है बच्चों? ये कथन एकदम गलत है, क्योंकि भारत निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करता है। भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करता है। तो बच्चों, ये हमारे पंचशील के सिद्धांतों का 5वां सिद्धांत है। भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन करता है। अगला कथन है, पंचशील के सिद्धांत सन 1954 में बनाए गए थे। यह कथन भी बिल्कुल सही है। पंचशील के सिद्धांत 1954 में बनाए गए थे। बच्चों, आपके सामने ये एक अभ्यास कार्य है। आपको अपनी पुस्तक में से पाठ को पढ़ना है और इन प्रश्नों को लिखना है। पहला प्रश्न है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? आगे है, पंचशील क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं? प्रश्न 3 है, कोरिया और कांगो के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की?
और अंतिम प्रश्न है कि निशस्त्रीकरण की नीति से आप क्या समझते हो। बच्चों, आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इस प्रोजेक्ट कार्य को जरूर करें। विश्व शांति के सहयोग में भारत द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनकी जानकारी एकत्रित करके आपको उनकी एक सूची बनानी है। तो बच्चों, आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार। आगे बढ़ते हैं।